Assalamu alaikum everyone and welcome back to our second lecture of chapter Governance and Stakeholder. सर लास्ट क्लास में हमने एजेंसी रिलेशनशिप को बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो एजेंसी रिलेशनशिप में जो एक पार्टी है जिसको हम कहते हैं एजेंट, तो कंपनी के केस में, ऑर्गेनाइजेशन की केस में जो वो एजेंट होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं मेनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आज के लेक्चर में हम अपने लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आज डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं, कितने टाइप्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड की कॉम्पोजिशन कैसी होनी चाहिए, बोर्ड की ड्यूटीज़, रोल्स या फंक्शन क्या होने चाहिए। तो आए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सबसे पहले एक फॉर्मली डेफिनेशन की बात करूँ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेसिकली एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है किस काम के लिए? कि वो लीड करे कंपनी को, जो कि उसको एज फ्रॉम द वर्च्यू ऑफ द एजेंसी रिलेशनशिप अथॉरिटी मिली है कि आप कंपनी को लीड करेंगे। ठीक है, किस लिए लीड करेंगे? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करें। तो अब अगर मैं बात करूँ तो सर हमारे पास बेसिकली कितने टाइप्स के डायरेक्टर्स होते हैं? अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ डायरेक्टर की, तो मेरे पास बेसिकली दो टाइप ऑफ डायरेक्टर्स हैं। Number one, I have the executive directors and the number two is non-executive director. अच्छा, अब डायरेक्टर की और भी टाइप्स हो सकती है, आप कहेंगे इंडिपेंडेंट और नॉन इंडिपेंडेंट, बट हम जो ब्रॉडर वे में देख रहे होते हैं वो एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं। अब ज़रा समझते हैं कि हम एग्जीक्यूटिव जब कहते हैं किसी डायरेक्टर को, तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है उसका मतलब, और नॉन एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है, और दोनों में क्या फ़र्क है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो सर सबसे पहले आता है इन्वॉल्व इन ऑपरेशन। कौन से डायरेक्टर होते हैं जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं? तो जो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो आपके डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दे आर नॉट इन्वॉल्व इन योर डे टू डे ऑपरेशन। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ मीटिंग्स अटेंड करते हैं, ये कंपनी की स्ट्रेटजीज में पार्ट लेते हैं, कंपनी को एक इंडिपेंडेंट आउटसाइड व्यू लाकर देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिव्यू परफॉर्म करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस का, बोर्ड की स्ट्रेटजीज का। सो बेसिकली दीज आर नॉट द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब ये होता है वो जो फुल टाइम आपके पास कंपनी में मौजूद हो, कंपनी को रन करे, कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में पार्ट ले। नेक्स्ट यू हैव सैलरी, बोनस, पर्क्स। किसको मिलते हैं? सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मिलते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को सैलरी, बोनस, पर्क्स कुछ भी नहीं मिलते। इसी वजह से हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कहते हैं ये होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, राइट? क्यों? क्योंकि इनको कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिल रही है, तभी तो वो इंडिपेंडेंट है। अगर तो उनको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे, तो फिर तो सर वो इंडिपेंडेंट तो रहेंगे ही नहीं। तो इसी वजह से ये आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर दी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगला हमारे पास पॉइंट आता है इंडिपेंडेंट कौन होते हैं। तो इंडिपेंडेंट की अगर मैं बात करूँ तो इंडिपेंडेंट हमारे पास होते हैं ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि वो डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, रेम्यूनरेशन भी देते हैं, तो उनकी कहीं से इंडिपेंडेंस नहीं होती है। जबकि वो तो बल्कि वो तो जो है क्या कहते हैं, कंपनी में इन्वॉल्व हो चुके हैं। सो दे नाउ हैव द स्टेक। एक तो उनकी जॉब, और दूसरा क्या है कि भाई उन्होंने काम किया हुआ है, कंपनी के सारे ऑपरेशंस उन्होंने देखे हैं, पूरा साल उन्होंने काम किया है, तो वो रिव्यू करने के लिए भी इंडिपेंडेंट नहीं है। सो दैट इज़ वाई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो ना सैलरी लेते हैं, ना कोई रेम्यूनरेशन लेते हैं, और ना वो डे टू डे वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। दैट इज़ वाई दे आर इंडिपेंडेंट from the perspective of the board, from the perspective of the shareholder, from the perspective of the financial incentive and for the perspective of the review। तो हर लिहाज से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है वो क्या होते हैं? हमारे पास इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अब जब मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टाइप समझ आ गई कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, वो ऐसे डायरेक्टर, क्योंकि देखिए बोर्ड एक कलेक्टिव डायरेक्टर्स होते हैं, सब मिलकर बोर्ड बनते हैं। कुछ बोर्ड के मेंबर्स होते हैं जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी कि वो डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल सेल्स डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, HR डायरेक्टर, IT डायरेक्टर, ये ऐसे कुछ डायरेक्टर हो सकते हैं कि जो आपके फाइनेंस डायरेक्टर, ये डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होंगे। इनका रोज़ का काम है, कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। लेकिन हो सकता है कि कोई स्ट्रेटेजी डायरेक्टर हो, कोई लेट्स से हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट का डायरेक्टर है, कोई आपका जो है क्या कहते हैं
रीजनल ग्रोथ का डायरेक्टर है, सो दैट डायरेक्टर वुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द डे टू डे बिजनेस, और उस डायरेक्टर को एग्जीक्यूटिव बनाने की ज़रूरत भी नहीं है. सो यू कैन मेक द that director responsible for that role, which is the non-executive, and also then that director would be independent as well. तो आगे बढ़ते हैं. अगला हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ बोर्ड. अगर मैं बात करूँ कि भाई बोर्ड के क्या फंक्शंस होते हैं, तो बोर्ड के फंक्शन मेरे पास बेसिकली कुछ यहाँ पर मौजूद है जिनको हम डिस्कस करते हैं. ऑब्वियसली दीज आर नॉट द ओनली फंक्शन ऑफ द बोर्ड, बट दे आर द मेन फंक्शंस ऑफ द बोर्ड विच वी शुड नो, राइट. तो अगर मैं बात करूँ बोर्ड के फंक्शंस की, तो सबसे पहले मेरे पास आता है they should act in the best interest of the shareholders. Sir, obviously we all know that आप director हैं, आप agent हैं, you have the fiduciary duty to act in the best interest of the shareholder. आपको trust उनका नहीं तोड़ना, आपने honest रहना है. You have to comply with the integrity and honesty, right? You have to maximize the profit. You have to provide a proper leadership. ठीक है, leadership किसको provide करनी है? पूरी organization को leadership provide करनी है. मॉनिटर करना है, इवेल्युएट करना है परफॉर्मेंस ऑफ द सीईओ एंड एग्जीक्यूटिव. क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या होता है, तो आपका पूरा बोर्ड होता है, उसमें से पूरा बोर्ड मिलकर एक बंदे को नॉमिनेट करते हैं कि वो आप ऊपर आ जाएं, चेयरमैन बन जाएं हमारे, और एक बंदे को नॉमिनेट करते हैं कि आप नीचे चले जाएं और ग्राउंड लेवल के ऊपर, और आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाएं. यानी जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उन सबके आप चीफ बन जाएं. ठीक है, तो बोर्ड का काम होता है कि वो सीईओ और जो बाकी एग्जीक्यूटिव्स होंगे, जो बाकी हेड्स होंगे डिपार्टमेंट्स के, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें और इवेल्युएट करें. देन मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ बोर्ड कमेटी. इफ़ यू नेक्स्ट लेक्चर, जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हम बोर्ड की जो डिफरेंट कमिटीज़ होती हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे, या आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम कर लेंगे इन चीज़ों को डिस्कस. तो बोर्ड के अंदर और सब कमिटीज़ होती हैं. जब बोर्ड के अंडर और सब कमिटीज़ होती हैं तो उनको इवेल्युएट कौन करेगा? उनके काम को, उनकी कंपोजिशन को, और उसके अलावा उनकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन डिसाइड करेगा, उनकी रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा. तो तमाम चीज़ें कौन कर रहा होगा? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कलेक्टिव बेसिस के ऊपर कर रहे होंगे. नेक्स्ट वी हैव लीगल कंप्लाइंसेस. बोर्ड को ये इंश्योर करना है कि कंपनी इज़ लीगली कंप्लाइंट विद ऑल द लॉज एंड रेगुलेशन विच आर अप्लाइड ऑन द कंपनी. Then major investment and borrowing decisions, obviously डायरेक्टर्स की ये जिम्मेदारी होती है, और इनके बगैर, इनकी अप्रूवल के बगैर ना आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने किसी नए रीजन में इन्वेस्टमेंट किया, नए प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट किया, कोई नई सब्सिडरी को एक्वायर किया, कोई बड़ी फैक्ट्री एक्वायर की, ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं वो आप बोर्ड की अप्रूवल के बगैर नहीं कर सकते. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड टू लुक आफ्टर दिस थिंग. एंड अगर आप लेंडिंग करने जा रहे हैं, कोई लोन लेने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म, तो वो भी बोर्ड के अप्रूवल के बगैर नहीं कर सकती कोई भी कंपनी. देन यू हैव कम्युनिकेशन विद द शेयर होल्डर. यानी कि आपने कम्युनिकेट करना है शेयर होल्डर को, डिस्क्लोज करना है शेयर होल्डर्स को अबाउट दी अफेयर्स ऑफ द कंपनी. और जब मैं डिस्क्लोजर की बात करता हूँ तो वहाँ पर कुछ क्राइटेरिया हमारे पास. दैट डिस्क्लोजर और द कम्युनिकेशन शुड बी कंप्लीट, इट शुड बी एक्यूरेट, इट शुड बी रेगुलर, एंड इट शुड बी ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन. अच्छा, अब ये रेगुलर का मतलब क्या है? बाकी सारी चीज़ें तो हमें पता है. रेगुलर का मतलब है टाइमली, ताकि शेयर होल्डर्स एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर पाए अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, अपनी कंपनी से रिलेटेड, क्योंकि वो प्रिंसिपल हैं और कंपनी अल्टीमेटली उनकी है. सो यू हैव टू make them aware of everything, you have to make them aware of the complete scenario, you have to make them aware accurately, timely, and you have to be transparent and be honest and integrate in all your communication. तो फंक्शन ऑफ बोर्ड्स हमने समझ लिए. आगे बढ़ते हैं. एक चीज़ हमारे पास जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड. यानी कि जब आप बोर्ड की कंपोजिशन कर रहे होंगे तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, आए देखते हैं. तो बोर्ड की कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बोर्ड की कंपोजिशन में सबसे पहले आता है, अगर मैं बोर्ड की कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे पास आता है कि आपका बोर्ड जो है वो क्या होना चाहिए. आपका बोर्ड जो है वो बैलेंस होना चाहिए. अब बैलेंस का क्या मतलब है? बैलेंस का मतलब है कि आपके बोर्ड में ये तमाम बातें होनी चाहिए. ये तमाम बातें सर कौन सी? नंबर 1, बोर्ड शुड बी ऑफ द एडिक्वेट साइज. ऐसा ना हो कि आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा डायरेक्टर्स बैठे हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टर बहुत ज़्यादा हैं, या फिर बहुत कम है कि वो ओवरबर्डन हो गए, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही से पूरा नहीं कर पा रहे. सो योर साइज ऑफ द बोर्ड शुड बी एडिक्वेट. देन द बोर्ड शुड हैव ऑल द नेसेसरी नॉलेज and skills
which are required to run the company in an efficient way in order to obtain or achieve the objective of the company, right? Then the board should have the necessary experience. द बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट करने के लिए हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को बोर्ड का पार्ट बनाते हैं. देन नेक्स्ट अ बिग थिंग वी हैव द स्प्लिट बिटवीन द चेयरमैन एंड सीईओ. अब ये क्या है सर? इसका मतलब ये है कि आपने बोर्ड के अंदर जो हमने बात की कि बोर्ड पूरा मिलकर एक पर्सन को सिलेक्ट करते हैं कि भाई आप हमसे ऊपर आ जाएं, आप हमारे चेयरमैन बन जाएं, और दूसरे बंदे को सिलेक्ट करते हैं कि आप आ जाएं और ज़रा ग्राउंड लेवल के ऊपर, और आप बाकी सारे एग्जीक्यूटिव्स को डील करें, उनको लीड करें, कंपनी के ऑपरेशंस को लीड करें. उसको हम बोलते हैं सीईओ. तो आपके बोर्ड के अंदर चेयरमैन और सीईओ ये दोनों अलग अलग बंदे होने चाहिए. यू कैन नॉट मर्ज दिस ऑफिस और दिस डेजिग्नेशन विद द सेम पर्सन. सही है? आपने दोनों को अलग रखना है. क्यों रखना है, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो थोड़ी देर में हम देखते हैं. अभी बस इसको हम समझ रहे हैं कि भाई बोर्ड की कंपोजिशन में ये दोनों चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए. देन योर बोर्ड शुड हैव द डाइवर्सिटी. अभी डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? डाइवर्सिटी का मतलब है कि योर बोर्ड शुड हैव डाइवर्सिटी जेंडर के हवाले से, मेल एंड फीमेल बोथ होने चाहिए. यू शुड हैव द डाइवर्सिटी विद रिस्पेक्ट टू द एज, क्योंकि जो आपके यंग ब्लड होगा वो यंग ब्लड एनर्जेटिक होगा, वो न्यू इनोवेशन और इन्वेंशन के बारे में सोचा होगा, नए मार्केट ट्रेंड्स और जो मार्केट में जो सारी चीज़ें चल रही है उससे अवेयर होगा. और साथ ही साथ जो आपके पास एजेड लोग होंगे वो थोड़े एक्सपीरियंस होंगे, दे हैव द आइडिया ऑफ हाउ टू डू थिंग्स, चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होता है. सो यू हैव दिस कंप्लीट डाइवर्सिटी विद रिस्पेक्ट टू एज एज वेल, यानी यंग ब्लड भी हो एंड यू हैव द एक्सपीरियंस पीपल इन योर बोर्ड एज वेल. देन नॉलेज और एक्सपर्टीज़ के हिसाब से भी आपका बोर्ड जो है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए. अलग अलग फंक्शन, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग जॉनरा के लोग हों जिनके पास नेसेसरी और रेलेवेंट स्किल्स और एजुकेशन हो, नॉलेज हो, ताकि वो बोर्ड को अच्छे से लीड कर पाएँ और अपने अपने एरिया से रिलेटेड अच्छी से अच्छी सजेशन और रिकमेंडेशन दे सके, ताकि अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजीज़ बन पाए. नेक्स्ट हमारे पास है बैलेंस होना चाहिए बोर्ड. ये बोर्ड का एक चेयरमैन होना चाहिए, लाजमी बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए. इसी वजह से बहुत सारी रीजन्स के अंदर लिस्टेड कंपनी के ऊपर रिक्वायरमेंट होती है दैट इट शुड अपॉइंट द चेयरमैन. क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर पब्लिक एट लार्ज का पैसा लगा होता है. सो यू शुड हैव द चेयरमैन. देन बोर्ड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए. जाहिर सी बात है, जो लोग डे टू डे चीज़ों को देखें. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि वो डायरेक्टर्स जो कि इंडिपेंडेंट हो और आउटसाइड व्यू ला कर दे सके कंपनी को. एंड यू शुड हैव योर सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि कंपनी को रन कर सके, कंपनी के ऑपरेशंस को रन कर सके. तो बेसिकली ये एक आपकी कंपोजिशन ऑफ बोर्ड थी, यानी एक बोर्ड के अंदर ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ चेकलिस्ट फॉर द बोर्ड. तो आपके पास कोई भी सिनेरियो आता है, कोई भी सवाल आता है जिसके अंदर बोर्ड की कंपोजिशन बताई जा रही होगी, so if you find anything missing you are going to mention this thing if it is required in the requirement that आप कंपोजिशन के ऊपर भी कमेंट करें या इवेल्युएट करें या रिकमेंड करें कि किस तरह इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है. सो दिस इज द चेकलिस्ट फ्रॉम वेयर यू कैन इवेल्युएट, यू कैन रिकमेंड द रिकमेंडेशन फॉर द एनी ऑफ द बोर्ड विच इज डिस्कस्ड इन द सिनेरियो. अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सर ये जो चेयरमैन आपने अभी बताया हमें, ये चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं. तो चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट चेयरमैन शुड लीड द बोर्ड, क्योंकि आप उसको ऊपर भेज देते हैं. यू मेक हिम द कैप्टन ऑफ द शिप. तो जब कैप्टन ऑफ द शिप है तो उसको लीड करना है, ठीक है, और इवेल्युएट करना है एट द एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड एज अ होल. ठीक है, जब आपने देखा होगा कि जो एनुअल रिपोर्ट आती है उसमें चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट होती है. चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट के अंदर चेयरमैन पूरे बोर्ड की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है फॉर शेयर होल्डर्स के उसको क्या लगता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया, किस डिपार्टमेंट में, कौन से एरिया में बुरा परफॉर्म किया, क्या इम्प्रूवमेंट की नीड है, क्या मसले मसाइल थे. तमाम बातें बोर्ड जो हमारा चेयरमैन होता है वो एनुअल रिपोर्ट के अंदर चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट में सारी बातें बताता है. नेक्स्ट वी हैव इंश्योर्स द बैलेंस कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड.
चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि जो चेकलिस्ट है ये फुलफिल हो रही है, क्योंकि वो टॉप पे जा रहा है, उसको ये तमाम चीज़ें देखनी है कि क्या बोर्ड के पास नेसेसरी स्किल्स, नॉलेज, डाइवर्सिटी, ये तमाम चीज़ें हैं या नहीं, राइट। देन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन भी चेयरमैन डिसाइड कर रहा होता है, अल्टीमेटली अप्रूव उससे करवानी होती है। स्पोक्स पर्सन टू द शेयर होल्डर, अब देखें चेयरमैन चूँकि अच्छा एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि चेयरमैन जो होता है ना, ये आपका नॉन एग्जीक्यूटिव होता है ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि चेयरमैन जब इतनी ऊपर टॉप पोजीशन में बैठा है, सो ही वोंट बी टेकिंग पार्ट इन द डे टू डे ऑपरेशंस, ही वुड बी परफॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ रोल, और उसके लिए उसको एग्जीक्यूटिव होने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंट, राइट, तभी तो वो तमाम काम कर सकता है। रेम्यूनरेशन भी डिसाइड कर सकता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, रिव्यू भी कर सकता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, और स्पोक्स पर्सन शेयर होल्डर का इसी वजह से वो बनता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। जब वो इंडिपेंडेंट है तभी शेयर होल्डर का उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा और वो शेयर होल्डर से 1-to-1 सीमलेस कम्युनिकेशन कर पाएगा, कंपनी के अफेयर्स बता पाएगा, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि भाई CEO इन साहब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो आए देखते हैं। CEO की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट इज़ टू मैनेज द एग्जीक्यूटिव्स एंड द ऑपरेशन। CEO अब जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उन सबको मैनेज करेगा, उन सबको लीड करेगा। यानी कि बोर्ड ने जो स्ट्रेटजी बनाई, बोर्ड ने तमाम बातें जो बताई, उसके बाद वो बोर्ड CEO को कम्युनिकेट करेगा कि अब आप पूरी कंपनी में इस स्ट्रेटजी को, इस प्लान को इम्प्लीमेंट करवाएं, ऑपरेशंस में इस प्लान को इम्प्लीमेंट करवाएं। देन ही विल प्रोवाइड द ग्राउंड लेवल रियलिटी ऑफ फैक्ट्स टू द बोर्ड। क्योंकि देखें बहुत बार क्या होता है कि बोर्ड ऊपर से सारी चीज़ों को देख रहा होता है, तो काफ़ी बार हमें ग्राउंड रियलिटीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बोर्ड डे टू डे चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को नहीं देखता, वो स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को देख रहा है। सो CEO इज़ द पर्सन जो कि हर चीज़ को बहुत डेप्थ में माइक्रो लेवल पे देख रहा होता है। जो माइक्रो मैक्रो लेवल हम वर्ड यूज़ करते हैं, ये यहाँ पे बहुत फिट आता है। जो चेयरमैन हो गया या पूरा बोर्ड हो गया, वो मैक्रो लेवल पे चीज़ों को देखता है, मगर CEO माइक्रो लेवल पे सारी चीज़ों को जानता है। सो ही गिव्स देम व्यू, और यू कैन से द चैलेंज देम कि अगर उनकी कोई स्ट्रेटजी है जो माइक्रो लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती या उसमें कोई इशू आएंगे, सो ही विल टेल देम, ताकि वो स्ट्रेटजी को अकॉर्डिंगली ट्विस्ट कर सके, मॉडिफाई कर सके, और अल्टीमेटली बोर्ड कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहा होगा। देन इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है और मॉनिटर करता है स्ट्रेटजीज ऑफ द बोर्ड को, जो हमने अभी डिस्कस किया। और फिर रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस एंड रिस्क मैनेजमेंट भी CEO देख रहा होता है ऑन द माइक्रो लेवल, राइट। क्योंकि अभी आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा था कि ये सारे काम तो किसके हैं, तो बोर्ड के हैं, तो ये CEO क्यों कर रहा है? पहली बात, CEO भी बोर्ड का पार्ट होता है। दूसरी बात कि ये मैक्रो लेवल पे है और ये वाली जो चीज़ है दिस इज ऑन दी माइक्रो लेवल। सो दिस वॉज दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चेयरमैन एंड CEO। अब ज़रा बात करते हैं कि सर अगर तो मैंने ये कहा कि आपने स्प्लिट करना है चेयरमैन को और CEO के रोल को, जब मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ तो ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी है, क्या फ़ायदा होता है मुझे इन दो डेजिग्नेशन को, इन दो ऑफिसेस को स्प्लिट करने से? आए देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ आ जाती हैं बेनिफिट्स ऑफ स्प्लिटिंग द चेयरमैन एंड CEO। तो वो क्या है बेनिफिट्स? बेनिफिट सबसे पहला आपके पास सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, यानी कि दोनों के जो काम हैं, जो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने देखी, ये दोनों अलग अलग हैं, तो इस वजह से जो ड्यूटीज़ हैं वो भी अलग अलग बंदे को दे दी जाती हैं, और वो ताकि अपनी अपनी ड्यूटीज़ को सही से पूरा कर सके। देन हायर कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर्स ड्यू टू इंडिपेंडेंट रिव्यू। अब जरा इसको सोचें, हमने बात की कि जो आपका चेयरमैन का रोल है वो बेसिकली एक इंडिपेंडेंसी रिक्वायर करता है, ताकि वो रिव्यू कर सके, रेम्यूनरेशन डिसाइड कर सके, शेयर होल्डर से कम्युनिकेशन कर सके। लेकिन CEO, क्या लगता है CEO क्या वो कभी इंडिपेंडेंट हो सकता है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि CEO एक तो डे टू डे इन्वॉल्व होगा, तो जाहिर सी बात है वो सैलरी लेगा, रेम्यूनरेशन उसकी होगी। दूसरा, उसने खुद तो सारे ऑपरेशंस में काम किए है, वो तो लीड कर रहा था, हाउ कुड ही परफॉर्म द रिव्यू? नंबर 3, अब वही बंदा जब जाकर शेयर होल्डर को डिस्क्लोजर देगा तो क्या शेयर होल्डर्स का वो कॉन्फिडेंस आ पाएगा? कभी नहीं। तो इसी वजह से आपको चाहिए कि आप चेयरमैन अलग बंदा रखें, आप CEO अलग बंदा रखें, चेयरमैन के काम चेयरमैन वाला बंदा करे, CEO के काम CEO वाला बंदा करे, तभी ये फ़ायदे आपको मिल पाएंगे। देन सीमलेस कम्युनिकेशन एंड इशू रिजोल्यूशन बिटवीन द बोर्ड एंड CEO।
अब देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक कलेक्टिव ग्रुप है, वो तमाम बातें करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, बट सीईओ चूँकि ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को देख रहा है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि सीईओ और बोर्ड के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो अब वो कॉन्फ्लिक्ट को कौन रिजॉल्व करेगा? अगर तो ये सेम बंदा होगा तो बोर्ड अपना इशू, अपने प्रॉब्लम्स, अपने कंसर्न कभी रेज ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सीईओ है वही चेयरमैन है, क्या उसको जाकर बताएंगे कि आप गलत कर रहे हो या आपके साथ हमें मसला है? तो इस वजह से चेयरमैन और सीईओ का अलग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बोर्ड को सीईओ से मसला है या सीईओ को बोर्ड से मसला है तो वो दोनों एक इंडिपेंडेंट पार्टी चेयरमैन के पास जाकर अपना मसला हल करवा सकते हैं। CEO can focus on running the company rather than managing the board. अब चेयरमैन का काम है कि वो लीड करेगा बोर्ड को, और सीईओ का काम है कि वो रन करेगा ऑपरेशंस को, एग्जीक्यूटिव को मैनेज करेगा, कंपनी को माइक्रो लेवल पे मैनेज करेगा। तो क्या ये हो सकता है कि एक ही बंदा ये दोनों काम कर पाए? नहीं, क्योंकि वो ओवर बर्डन हो जाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा, बोर्ड को मैनेज करे और माइक्रो लेवल पे, मतलब मैक्रो माइक्रो एक साथ नहीं हो सकती। तो इस वजह से आप इन दोनों को जब अलग करते हैं तो चेयरमैन मैक्रो लेवल पे चीज़ों को देख पाता है और सीईओ माइक्रो लेवल पे अपनी अपनी चीज़ों को इफेक्टिवली देख पाते हैं। तो ये तो बेनिफिट्स थे, साथ में यहाँ पर मैंने साथ ही में कुछ डिसएडवांटेजेस या आप कहें कि नेगेटिव साइड्स भी लिखी हैं इन दोनों चीज़ों की, कि आपका सीईओ चेयरमैन जब अलग होते हैं तो उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। तो उसमें पहला क्या है कि भाई चूँकि चेयरमैन डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होता, तो देयर इज़ अ चांस कि उसके पास एक्सटेंसिव नॉलेज ना हो बिजनेस की, वो सीईओ के पास होगी। बट यू कैन कम ओवर इट कि आप सीईओ को भी जब इन्वॉल्व करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी मेकिंग में, तो सीईओ आपको ग्राउंड लेवल और बिजनेस की एक्सटेंसिव नॉलेज या इंसाइट्स प्रोवाइड कर देता है। देन पर्सनैलिटी डिफरेंस और क्लैश आ सकते हैं, क्योंकि दो बंदे हैं तो जाहिर सी बात है दो दिमाग कभी नहीं मिलते, हर इंसान अलग जहन का होता है। तो वहाँ पर कुछ ऐसे पर्सनैलिटी क्लैश या डिफरेंसेस आ सकते हैं which will arise due to the separation of these offices. So these were the all about the board of director and all about this lecture. I hope कि ये तमाम चीज़ें मैं अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाया हूँ। See you in the next lecture. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.